चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेना ताकि क्लियरली दिखेगा। ठीक है। इस बोर्ड के हिसाब से, ब्लैक बोर्ड के हिसाब से इनलार्ज कर लो। जूम करोगे तो हो जाएगा। अनन्या, मैं आपकी क्वेश्चन को नहीं समझ रहा हूँ। आप क्या पूछ रहे हो कि फ्रूट में न्यूट्रिशन है तो सेल में कहाँ है, ये पूछ रहे हो? फ्रूट सेल से ही बना हुआ है। फ्रूट जो है वो सेल से बना हुआ है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो था वो लाइजोसोम्स के बारे में आई थिंक पढ़ा था। हाँ, लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ा था। अब मोटा मोटी सारे ऑर्गेनल्स फिनिश हो गए हैं। एक आध ऑर्गेनल बचा हुआ है, जैसे कि एक है ऑर्गेनल जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। इसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनल आप लिखना वो होगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है हमारा वो है सेंट्रियोल्स। अच्छा, लास्ट प्लास्टिड पढ़ाए थे, हो गया था ना कंप्लीट? स्ट्रक्चर बचा हुआ था ना, कि स्ट्रक्चर हो गया था? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हुआ था क्या, देखिए तो। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हुआ था क्या? अच्छा हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बचा हुआ था। तो हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। एंड ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हो गए, आउटर और इनर, क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हम देखते हैं ना कि कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है क्वाइन जैसा, जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। जैसे ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। एंड ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। एंड ये अरेंज होते हैं, एक दूसरे पे अटैच प्लेस्ड होते हैं। एंड ये जो अरेंजमेंट है, एक दूसरे पे एक स्टैक बना, एक बंडल बना, इस बंडल को हम ग्रैनम कहते हैं। एक को ग्रैनम कहते हैं, एक से ज्यादा होता है तो उसको ग्रैना कहते हैं। इसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। मतलब एक अगर क्वाइन हम निकाल के देखेंगे, इसको इसको ऐसे देखते हैं,
तो ये कुछ ऐसा क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। एंड इसी के अंदर ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए, तो हम कह रहे हैं इसके अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम क्या होगा भाई? इसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, ये क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर हमको ये नजर आ रहा है। ये क्या है भाई? थाइलाक्वाइड, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाक्वाइड। एंड ये जो एक स्टैक नजर आ रहा है हमको, इसको हम ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम। एंड प्लूरल जो है इसका ग्रैना हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल इसका ग्रैना हो जाएगा। पीएल फॉर प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रैना। देखिए यहाँ पे, अब ये थाइलाक्वाइड्स जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। एंड इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थाइलाक्वाइड्स ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो इसका कंपार्टमेंट है अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में अंदर वाले कंपार्टमेंट में जो जेली लाइक फ्लूइड भरा था उसको मैट्रिक्स कहते थे। यहाँ पे हम इसको स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। तो अंदर जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा। एंड क्योंकि ये ब्लू वाले जो है थाइलाक्वाइड्स, इसको स्ट्रोमा लैमेली कह सकते हैं या स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड्स कह सकते हैं। स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड्स या फिर स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट भी तो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, मतलब इसके पास भी अपना क्या होगा? अपना, हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, अपना क्या होगा? आरएनए होगा, अपना आरएनए होगा एंड अपना राइबोसोम्स होगा। इनमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गए हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कैसे टाइप के होंगे? 70S टाइप का होगा इसके अंदर। ये क्या हो गया? डीएनए हो गया या क्रोमोसोम हम कह सकते हैं, डीएनए। ये क्या हो गया? आरएनए हो गया। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट का। यस, जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड ऑन द इनर वॉल ऑफ थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड के अंदर के वॉल पे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर बना के रहते हैं। एंड हर क्लस्टर को क्वांटासोम कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों? फिर स्टोमा के बाद क्या लिखना? स्ट्रोमा। क्या चीज?
स्ट्रोमा के बाद फिर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स लैमेली, LAME ओके ऊपर है ओके। thylakoids। सर फैमिली तीनों को कनेक्ट करता है। ये हाँ आपस में ये कहीं कहीं पे ना, जैसे ऐसा नहीं कि ऐसा ग्रहना ये तीन ही होगा क्लोरोप्लास्ट में, बना बहुत सारा ग्रहना होता है। लगभग हम कह सकते हैं 20 से लेके 50 बंडल ऐसा प्रेजेंट होता है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो हर एक दूसरे से ऐसा ट्राइंगल के ही शेप में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। हाँ बिल्कुल शाकिर बता रहे। हाँ अक्षर, आपने कहा है जो हाइपरटोनिक हाइपर, मैं लास्ट में बता दूंगा। हो सकता है कि मेरे सही कहने में होगा या फिर आप थोड़ा उल्टा समझे होंगे। देख लेते हैं कि क्या आपको दिक्कत है, लास्ट में मैं बता दूंगा। एंडोसाइटोसिस कनिष्क, हम कहते हैं सेल में अंदर सब्सटेंसेस आते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अनन्या, द पर्पस इज इंट्रा सेलुलर जंक्शन, सॉरी कनेक्शन हम लोग कह सकते हैं या कम्युनिकेशन कह सकते हैं। सब्सटेंसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। एक्चुअली ये जो कनेक्शन है ना, ये भी थाइलाकॉइड्स है। आप अभी नहीं, क्लास 11th में अगर बायोलॉजी आप लोगे तो इसमें पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं एंड दो तरह के फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। एक को फोटो सिस्टम 1 एंड दूसरे को फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो स्ट्रोमा थाइलाकॉइड पे होता है, इसकी वजह से। टोनोप्लास्ट का मतलब समीर, वैक्यूल का जो दीवार होता है ना, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। सर थाइलाकॉइड मतलब क्या होता है? क्या चीज? थाइलाकॉइड का मतलब थाइलाकॉइड, यस सर। स्ट्रक्चर। हाँ यहाँ पे अनन्या बिल्कुल, मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया का वही चीज को यहाँ स्ट्रोमा बोला गया है। अच्छा मैं बता दूंगा तुमको लास्ट में वो वाले क्वेश्चन का आंसर। हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। चलिए डन सर। ओके। यस सर। डन सर। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट का सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पहले लिख चुका था, जो टाइप ऑफ प्लास्टिड पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के साथ हमारा ये जो ऑर्गेनेल है प्लास्टिड वो खत्म हो गया। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है एक ऑर्गेनेल है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल का एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है, कोई भी पार्ट नहीं अलाइव रहेगा। ऑर्गेनेल निकाल लेंगे, सेल ही मर जाएगा। सेंट्रियोल्स की हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, वहां पे इसका काम क्या होता है? वहां पे ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल। अब देखो सेंट्रियोल जो है रहता कितना है? 2 इन नंबर, 2 इन नंबर एंड
दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर। शेप वाइज अगर हम लोग देखेंगे सेंट्रियोल को, तो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, सिलिंड्रिकल सर 2 इन नंबर मतलब नहीं समझ में आया। शेप, क्या चीज? सर लिखे हैं 2 इन नंबर। हाँ, 2 इन नंबर मतलब 2 सेंट्रियोल रहता है। एक सेल में। हाँ, सर सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम दोनों सेम होते हैं ना? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं, वो अभी बताएंगे। सिलिंड्रिकल इन शेप एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, या मेम्ब्रेन लेस हम कह सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई दीवार नहीं होता है। अब देखो ये रहता कैसा है, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो 90 डिग्री पे। एंड इसके आसपास ना हमको देखने को मिलता है कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, या आसपास एक तरह का एमोर्फस सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर में क्या है, ये सब्सटेंसेस हो गए, सॉरी सेंट्रोस्फेयर हो गया। एंड सेंट्रोस्फेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो किसके अराउंड है, 2 सेंट्रियोल्स के अराउंड है। ये क्या हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए। 2 सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर को आपस में मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं, इसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रो। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में अंतर समझ में आया? मतलब सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल को मिला के बोल रहे हैं और सेंट्रियोल अकेला अकेला भी है। सर सेंट्रोस्फीयर क्या होता है? सेंट्रोस्फेयर जो सेंट्रियोल के आसपास का स्पेस है जिसमें कि कुछ हम कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ पाउडर लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी स्पेस या इसी रीजन को सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। 2 सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर को मिला के एक बॉडी बनता है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सर वो लाइनिंग को सेंट्रियोल्स कहते हैं। हाँ, जो नहीं, जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखा 2 सिलेंडर, उसको सेंट्रियोल बोले। यस सर।
और जो डॉट डॉट दिख रहा है वो सेंट्रोस्फेयर हो गया, उसके आसपास का सराउंडिंग। सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर को मिला के क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम बोल रहे हैं। यस सर, थैंक यू। फिर तो इसका कोई लेयर भी होता है क्या सेंट्रोसोम के बाहर? क्या चीज? सर ये दोनों एक साथ जब रहता है तो सर इसके बाहर कोई लेयर भी होता है क्या? नहीं, ये ऊपर से कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होता है। सेंट्रोसोम के ऊपर कोई लेयर नहीं रहता है। वो ऐसा नहीं कि हाँ एक बाउंड्री हम बोल सकते हैं कि यहाँ सेंट्रोसोम जो है वो खत्म हो गया और साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, दो सेंट्रियल को मिला के समझो कि सेंट्रोसोम बोल रहे हैं। तो सेंट्रोस्फेयर का वर्क क्या होता है? सेंट्रोस्फेयर का वर्क होता है, ये कुछ हम कह सकते हैं प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। एक्चुअली सेंट्रियोल का काम जो होता है ना, वो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, तो एक स्पिंडल, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो क्रोमोसोम को खींचने के काम आता है। तो दो सेल में जो है क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो वो खींचते हैं, तो जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से उनको खींचा जाता है वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। वही स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रियोल फॉर्म करता है। तो उस स्पिंडल फॉर्मेशन में सेंट्रोस्फेयर का रोल होता है। सर ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ह्यूमन सेल में नहीं? हाँ, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। सर सेंट्रोजोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। सर एक चीज पूछना है। हाँ, पूछिए। सर जो बर्ड होता है वो भी एनिमल में ही होता है? बिल्कुल। चैप्टर 3 हमारा डाइवर्सिटी है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम सब एनिमल है, सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। और प्लांट सर? क्या? सर वो एनिमल कैटेगरी में नहीं ना आएगा? नहीं नहीं, एनिमल के सेल में नहीं आएगा वो, प्लांट सेल दूसरा है, प्लांट सेल में आएगा। सर ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या चीज से बना होता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये जो मैंने लाइन लाइन दिया ना ब्लू रंग का, ये एक्चुअली है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके सर। अनन्या, अभी हम लोग सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ेंगे ही। हम लोगों का सेंट्रियोल खत्म हो गया एंड अब हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। हो गया, सबका बन गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। हम लोगों ने साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया है। एंड जो भी अब जो भी ऑर्गेनेल बचा होगा आप कहोगे वो हायर क्लासेस में पढ़ना है। क्लास 9 तक जितना मैक्सिमम पढ़ना था उससे ज़्यादा ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एंड ये न्यूक्लियस जो है, मैं बता दूंगा, उसके न्यूक्लियस के बाद बता देंगे, सीरिया प्लेटिला। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन काम होता है कि ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। हम लोगों ने बनाया भी था इसको जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसको बनाया था। जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए है ना? हाँ, आरएनए और डीएनए। सर ये इनवॉल्व है।
देखिए ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। जगह जगह पे हम देखते हैं ना कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करता है। ये वाला नीचे वाला जो हो गया वो उसका इनर मेम्ब्रेन हो गया, सर इनर ये सब मेम्ब्रेन कनेक्ट नहीं रहता है। एंड ये फ्यूज करके एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो है, ये जो स्पेस हमको नजर आ रहा है इसमें भी साइटोप्लाज्म जैसा ही जेली लाइक मैट्रिक्स भरा होता है। देखो मैट्रिक्स वर्ड हर जेली लाइक सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जेली लाइक मैट्रिक्स भरा होता है एंड इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको नजर क्या आता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। एंड इसको हम क्रोमेटीन मटेरियल कहते हैं या क्रोमेटीन फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है ये क्या हो गया भाई, क्रोमेटीन फाइबर, क्रोमेटीन फाइबर। क्या होता है क्रोमेटीन, क्या होता है क्रोमोसोम, सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। एंड इसके अंदर भी हमको नजर आता है कि एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो काफी डेंस नजर आता है। एंड इसको एक्चुअली न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कहते हैं या इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है। यस जीन्स मैं बताऊंगा अनन्या, अभी हैव पेशेंस, सब पता चल जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का। अब बात करेंगे क्रोमेटीन की, डीएनए की, जीन की, क्रोमोसोम की, ये सारी चीजें है क्या, ठीक है। बनाइए तो सर न्यूक्लियर पोर क्या होता है? क्या चीज, न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर देखो, अब न्यूक्लियस छेद है न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, तो जाहिर सी बात है कनेक्शन होगा तभी तो। ये कनेक्शन क्या है, यही न्यूक्लियर पोर के फॉर्म में। देखिए हो गया सर डन। यस, ऑस्मोसिस बिल्कुल होगा। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस दृष्टि, सॉरी समीर, मैंने नहीं देखा था। देखिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में ये डिफरेंस है ना, न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। न्यूक्लियोलस को ना मेन राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। देखो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम को कौन बनाता है, तो ये न्यूक्लियोलस बनाता है, ये राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं इसको। एंड राइबोसोम बनता न्यूक्लियस में है, लेकिन आके वो कहाँ लग जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तभी तो आरईआर बना।
राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का बनना। कोई भी चीज ना, कोई भी हमको प्रॉपर्टी हुआ, कोई भी फीचर हुआ, वो प्रोटीन के ही कारण दिखता है। न्यूक्लियोलस के नीचे लिख लीजिएगा, एरो देके, राइबोसोम फैक्ट्री। Nucleus is known as brain of the cell because it controls most of the function of cell, और ये एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, हम कह सकते हैं, जहां से सारे फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। सर जो ऑर्गेनल्स के पास जेनेटिक मटेरियल रहता है उसी को ऑटोनोमस बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस यहाँ पे ऑटोनोमस हो गया, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो सर प्लांट्स के पास तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है ना? कैसे नहीं होता है? प्लांट के पास भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है। ये यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं ना, यूकैरियोटिक में दोनों आ गया, प्लांट और एनिमल। कुछ थोड़ा डिफरेंस है, जैसे प्लांट में प्लास्टिड पढ़े, एनिमल में सेंट्रियोल पढ़े। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। बाकी चीजें तो सेम है, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। बाकी ऑर्गेनेल का फंक्शन सेम है, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, हम में भी है। सर तो सर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस है, तो उसका सर हाफ वर्क तो न्यूक्लियस करता होगा। हाँ, कुछ काम न्यूक्लियस करता है, बाकी वो खुद अपना काम करता है, इसीलिए वर्ड सेमी लगा है, आधा। ठीक है, अब देखो कई बार आप पढ़ते होगे ना, तो कभी क्रोमेटीन नाम आता होगा, कभी हम लोग क्रोमोसोम यूज करते हैं, कभी बोलते हैं डीएनए है, कभी बोलते हैं आरएनए है। ये सारा चीज ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। फिर जीन क्या होता है, तो इसी चीज को अब हम लोग समझते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, अब हम लोग जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं। It varies from cell to cell। अच्छा, नॉर्मली 5 से 10 रहता है एक सेल के, एक न्यूक्लियस के अंदर। नहीं साकेत, ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिन ना एक बार समझ आ गया ना तो आएगा ये अच्छे से। देखो हम कह रहे हैं रुक जाना, पहले हम बना लेंगे तो इसी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लग रहा है कॉन्स्टेलेशन बनाए है ना। देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, एक्चुअली इसको, ये प्रोटीन है सारे, ये प्रोटीन है, प्रोटीन। एंड इसी के साथ ना ये प्रोटीन पे ऐसे, मतलब समझो एक प्रोटीन जो है वो कॉस्को का बॉल है, इसके ऊपर क्या है, एक धागा के रूप में ना डीएनए रैप्ड रहता है, लपेटा हुआ रहता है। एंड ये धागा के रूप में कैसे लपेटा हुआ होगा भाई, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे धागे के रूप में क्या है, अरेंज्ड रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो थ्रेड है एक्चुअली ये है डीएनए, ये है डीएनए। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है ना, तो उसका जेनेटिक मटेरियल इस फॉर्म में नजर आता है। इस फॉर्म को हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, फाइबर। क्रोमेटिन कब नजर आएगा हमको भाई,
नॉन डिवाइडिंग सेल में, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, हम कह सकते हैं किसमें नजर आएगा, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, इससे ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको हायर क्लासेस तक काम आएगा ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपको। तो क्रोमेटिन फाइबर, अब समझो इस चीज को कि जब ये डिवाइड करने को सेल आता है ना, व्हेन सेल कम टू डिवाइड, व्हेन सेल कम टू डिवाइड, कम टू डिवाइड, जब डिवाइड करने को आता है तो यही मटेरियल का ना, क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या होता है कि आप देखो, आप वर्ड सुनते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि गैस जो है वो कंडेंस हो गया लिक्विड में, लिक्विड जो है वो कंडेंस हो गया सॉलिड में। तो कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में कैसे हुआ, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तभी तो हम कह सकते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन सिंपल हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपस में पास पास आ जाएगा, ठीक है, ऐसे पास पास आ जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऐसे पास पास आ जाएंगे, एंड पास पास आने के कारण हम कह सकते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब वही प्रोटीन है, वही डीएनए है, लेकिन में आपस में पास पास आने की वजह से कंडेंसेशन होता है, एंड हम कह सकते हैं कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये, एंड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए। मतलब जब सेल डिवाइड नहीं रहता है तो वही जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन कहलाता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने को आता है तो उसी का जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम कहलाता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज सेम बट टर्मिनोलॉजी चेंजेस। कौन कौन सा, कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन कहेंगे, एंड जब वो डिवाइड होने को आता है तो वही क्या हो जाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। एंड क्रोमोसोम कैसे बनेगा, ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा, एंड क्रोमोसोम्स जो है वो बीच में जुटे हुए होते हैं एक यूनिट से जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। एंड जो एक एक देखो, एक ये है, एक एक स्ट्रैंड या एक हमको कह सकते हैं आर्म ये है, एक क्या है, एक ये है। तो दोनों को हम लोग ना क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है,
दोनों को हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। ये और ये क्या हो गए? क्रोमेटिड हो गए। इसको क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड्स। एंड दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं भाई? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का। तो देखिए ये हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? क्रोमेटिन कब कहलाया? जब सेल क्या है? डिवाइड नहीं कर रहा था। लेकिन यही सेल क्या है? जब डिवाइड करने आता है तो देखो, जब मटेरियल कंडेंस करते हैं ना तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ना ये कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म का भी कंपोनेंट भर लेता है अपने अंदर, ठीक है। एंड इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, इसीलिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। नहीं साकेत, वो लाइन को नहीं कहेंगे। ये एक दिख रहा है जैसे क्रोमेटिड हम लोग कहेंगे ये वाला, एक ये दिख रहा, एक ये है आर्म, ये वाला आर्म पूरा, ये और ये मतलब एक है, ये और ये एक है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सेंट्रोमियर, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से अटैच होता है जो सेंट्रोमियर कहलाता है। एंड ये जो आर्म है इसको एक क्रोमेटिड कहेंगे, इसको दूसरा क्रोमेटिड कहेंगे, दोनों जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर के। कलेक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा भाई? क्रोमोसोम कहलाएगा। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में हमको फर्क समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा जीन के बारे में जानेंगे कि जीन है क्या। बड़ा सुनते हैं जीन क्या है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए एंड इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार और अगेन बता दीजिए। सर क्रोमोसोम में ही सेंट्रोमेयर होता है ना? क्रोमोटिन फाइबर। क्रोमोसोम के ही स्ट्रक्चर में सेंट्रोमेयर होता है, बिल्कुल। थैंक यू सर। क्रोमोसोम एंड डीएनए मैं बता रहा हूँ अक्षर अभी कि क्या फंक्शन होता है एक्चुअली। सर ये दो क्रोमोसोम हो जाते हैं। नहीं, दो क्रोमोसोम नहीं, हाँ एक क्रोमेटिन जो है वो इतना, अब ये तो एक ही थ्रेड ना, ये बहुत बड़ा थ्रेड होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब उतना बड़ा तो दिखा नहीं सकते थे फिगर में, इसीलिए छोटा बनाए उसको, बहुत क्वाइल्ड बनाते ना, अलग अलग सेपरेट करके दिखाए, एक ही सिंगल थ्रेड की समझ में आए कि क्या है। मतलब नॉर्मल क्रोमेटिन वही है, बस दूर दूर है। कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बन गया। कब होगा? जब सेल डिवाइड करेगा। तो सर ये दो रॉड में डिवाइड हो गए हैं। हाँ, इनिशियली एक रॉड में करते हैं, फिर डबल हो जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। ये सेल एंड सेल साइकिल आप पढ़िएगा, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल क्लास 11th में है, ये उस समय समझ में आएगा ज्यादा। अभी बस बेसिक हमको क्लियर कर लेना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, बोथ। हम कई बार होता है ना कि हम इंटर चेंज करके हमेशा लिखते रहते हैं, कभी बोलते हैं क्रोमेटिन है, कभी क्रोमोसोम है। तो वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको होना जरूरी था कि भाई क्या अलग अलग है, दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन अलग है, क्रोमोसोम अलग है, अलग अलग समय में बनता है। ये हो जाएगा तो बोलिएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं जीन के बारे में। सर इसका फंक्शन? सर डीएनए उस थ्रेड को बोलते हैं। हाँ, उस थ्रेड को, ग्रीन वाला जो थ्रेड है ना उसको कहते हैं। तो सर इसमें भी जो थ्रेड है उसको डीएनए बोलेंगे। हाँ, दोनों में डीएनए, क्रोमोसोम्स में जो है, क्रोमोसोम में भी डीएनए रहेगा। सर प्लांट का डीएनए होता है? डीएनए होता क्या है? प्लांट में भी होता है, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? डीएनए होता क्या है बता रहे थे? डीएनए यस सर।
बन गया। सर प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना रहता है क्या चीज? क्रोमोसोम्स। हाँ, क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, बिल्कुल। सर इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म ही है, क्योंकि ये कहाँ रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म को ले लेता है। अब उसको न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी फ्लूइड ना किसी कंपार्टमेंट के अंदर, तो उसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अनलेस उसका कोई स्पेसिफिक नाम ना हो तो हर चीज को हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। हम साइटोप्लाज्म को भी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी मैट्रिक्स है। तो अनलेस उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, जैसे थाइला प्लास्टिड के केस में था, क्या नाम था भाई? स्ट्रोमा उसका नाम था। चलिए अब हम लोग देखते हैं डीएनए क्या है एंड वर्ड जीन। जीन क्या होता है, ये बड़ा बार बार आता है जीन। तो जीन कहते हैं हम लोग किसको है, समझना है इस चीज को। हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या चीज से बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन हटा लो, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, समझना है इस चीज को। अब समझो, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए जो है, वो सुगर, एक तरह का चीनी हम कह सकते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसिस से बना होता है। जस्ट लाइक लैडर, ट्विस्टेड लैडर, एक सीढ़ी ले लो, उसको ट्विस्ट कर दो, ठीक है, तो ट्विस्टेड लैडर से ये बना हुआ होता है। ये क्लास खत्म होगा तो बनाइएगा, हम सिखाएंगे तेरे बनाना। तो तसला में डाल दीजिएगा या बाल्टी में, और उसमें नमक छीट के उसके ऊपर देखिए, ये हमारा ट्विस्टेड लैडर एक हो गया। अक्षर 46 क्रोमोसोम हर बॉडी के सेल में होता है, बॉडी में नहीं, पूरे बॉडी के जितने लिविंग सेल है सब में होता है।
देखिए अब ये तो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया भाई डीएनए। अब समझना इस चीज को, डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट, समझना इस चीज को, डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट मान लो हो सकता है, अगर सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई कैरेक्टर ले लो, मान लो हम कोई भी कैरेक्टर ले रहे हैं, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं मेरा आईज जो है, आई कलर वो भाई ब्लैक है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर हो गया जो मेरे बॉडी में नजर आ रहा है। आई कलर क्या हो गया भाई ब्लैक है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये वाला एक कैरेक्टर हो गया। आई कलर का ब्लैक होना, इट इज अ कैरेक्टर विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। अब समझो इस चीज को, डीएनए का कोई स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक का सेगमेंट है, ये इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहां तक से लेके यहां तक के ही सेगमेंट को, इस सेगमेंट को ही हम जीन कहेंगे इस कैरेक्टर के लिए। हो सकता है कि आंख के कलर के लिए जो जीन है वो इतना बड़ा हो, ठीक है, इतना बड़ा हो, लेकिन हो सकता है हाइट के लिए इतना बड़ा हो। तो पूरे लेंथ है, लेंथ जो डीएनए का है वो 2.2 मीटर्स है, ठीक है, समझो एक सेल कितना छोटा है, दिखता भी नहीं है, उसके अंदर 2.2 मीटर का है लेंथ डीएनए का। तो जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर के लिए कोड करता है या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये वेरिएबल है, मतलब हो सकता है कि हेयर कलर के लिए इतना बड़ा होगा, हो सकता है कि हमारे आई कलर के लिए इतना छोटा होगा लेंथ, हो सकता है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, हाइट के लिए इतना बड़ा होगा, हो सकता है हमारे स्किन कलर के लिए इतना छोटा होगा। तो ये वेरिएबल है, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्रोमेटिन कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम क्या चीज से बना हुआ है भाई, डीएनए प्रोटीन। तो डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीन कहते हैं उस स्पेसिफिक सेगमेंट को। लेकिन डायरेक्टली ये डीएनए ना वो कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता है, ये कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन, तरह तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर, ये प्रोटीन ही होते हैं जो कि हम कह सकते हैं ये कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन ही होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। डिसाइड्स प्रोटीन, डिसाइड्स कैरेक्टर, प्रोटीन डिसाइड्स कैरेक्टर, ठीक है, प्रोटीन्स डिसाइड कैरेक्टर। अब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन भी नहीं बनाता है, बड़ा ट्विस्ट है, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन भी नहीं बनाता है, ये क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आरएनए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आरएनए कहते हैं। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं आरएनए। तो ये क्या है, ये डीएनए क्या बनाया, आरएनए का सिंथेसिस किया, ये है आरएनए। और आरएनए क्या है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि, और प्रोटीन क्या है, कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं डीएनए जो है हमारा इनडायरेक्टली कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है,
तो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए, मान लो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक का सेगमेंट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का सेगमेंट जो है ये कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है ये क्या है, इस कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट, इसी को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो जीन कुछ और नहीं है बल्कि सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि क्या करता है, कैरेक्टर को डिसाइड करता है। ये साकेत आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। अब दोनों प्रोसेस का नाम होता है, नाम क्या है भाई, डीएनए से आरएनए बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। आपने ट्रांसलेशन तो वर्ड सुना होगा, ट्रांसलेट करना, मैसेजेस को दूसरे चीजों में कन्वर्ट करना, जैसे लैंग्वेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश से ट्रांसलेशन, इंग्लिश हिंदी से ट्रांसलेशन। तो एक्चुअली ट्रांसलेट करने का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। इंफॉर्मेशन सेम, मतलब सेम, खाली फॉर्म बदल जाएगा। तो यहाँ क्या है, जो जीन है हमारा वो क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है स्पेसिफिक फॉर अ कैरेक्टर। हो सकता है लेंथ के लिए, हाइट के लिए इतना बड़ा सेगमेंट हो, आई कलर के लिए इतना छोटा, हेयर है उनका कलर कैसा होगा, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, ये सारी जो चीजें हैं इस चीज के लिए अलग अलग जीन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। सेगमेंट से क्या मतलब है? जीन कहाँ होता मतलब है? पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए। जीन कहाँ पे होता है? छोटा और बड़ा सेगमेंट मतलब? क्या बोल रहे? जीन कहाँ पे होता है? डीएनए के अंदर। सर छोटा या बड़ा सेगमेंट मतलब छोटा डीएनए का टुकड़ा या बड़ा डीएनए का टुकड़ा। तो सर उससे मतलब छोटा से क्या होगा या मतलब बड़ा हम से? ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा से मतलब नहीं, हम बोल रहे हैं डिफरेंस इन लेंथ होता है। जैसे एक जीन जो है वो दूसरे जीन जैसा नहीं होगा, हो सकता है उसका लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा सेगमेंट हो, या छोटा बड़ा सेगमेंट हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टर के लिए जो डीएनए डिसाइड कर रहा है कैरेक्टर को, वो अलग अलग लेंथ का डीएनए कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब इक्वल लेंथ का है, कि हर कैरेक्टर के लिए इक्वल लेंथ हो गया। सर सारे सेल के प्रोटीन यहीं पे बनते हैं? हाँ, एंड ये देखो आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन किसके मदद से बनता है, याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना पाएगा, किसकी मदद लेगा, राइबोसोम्स की। राइबोसोम कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस। हाँ, तो ये कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस। देखिए जीन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए सर ये सब न्यूक्लियोलस के अंदर रहते हैं? सब न्यूक्लियस के अंदर है। अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स के अंदर ना? हाँ तो न्यूक्लियस के ही अंदर ना है क्रोमोसोम। A specific segment of DNA which is responsible for a character, which is responsible for a character, for a character। सर ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है कि न्यूक्लियोलस के अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम को सिंथेसाइज कर रहा है ना। सर यहाँ पे भी तो प्रोटीन बन ही रहा है। हाँ, तो राइबोसोम ही ना प्रोटीन बना रहा है। एंड लेकिन ये राइबोसोम कैसा प्रोटीन बनेगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा। कौन देगा इंफॉर्मेशन, आरएनए। तो मान लो हम बोलेंगे ना कि कैसा प्रोटीन बनेगा, मान लो हम तुमको बोल दिए कि हाँ तुमको खाना बनाना है,
तो अब खाना बनाना है उसके लिए तुमको ऑपरेटर्स चाहिए होगा, तुमको तवा चाहिए होगा, तुमको कढ़ाई चाहिए होगा, लेकिन क्या बनाना है उसके लिए सामान और इंफॉर्मेशन हम देंगे ना कि भाई ये चीज डिश बनाना है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, उसके पास प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म है, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनाएगा ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? आरएनए। आरएनए को कौन देगा? डीएनए। तो जो डीएनए इंफॉर्मेशन दे रहा है जैसा प्रोटीन बन रहा है जिससे कैरेक्टर डिसाइड होता है, उसी पार्ट ऑफ डीएनए को जीन कह रहे हैं। आई थिंक काफी कम्बरसम हो गया ये प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यस सर। नो सर, समझ में आया। सर कुछ डीएनए मिलके जीन्स बनाते हैं और कुछ डीएनए मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अनन्या, कलरफुल जो स्ट्रैंड है ना वो नाइट्रोजिनस बेसेस है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन उसको हम लोग कहते हैं। 4 डिफरेंट तरह का होता है, 4। Yes, Sameer, nucleus is present in every cell of our body, most of the cell. Some cells lack nucleus, so they can't divide. For example, RBC cannot divide. RBC कभी RBC नहीं बना सकता है, जितना भी RBC है सब बोन मैरो में ही बनता है। Sir, diploid and haploid number of chromosomes. Diploid and haploid means हाँ, सेल डिवीजन में पढ़ना बता रहे हैं ये नंबर। यस, समीर माइटोसिस एंड मियोसिस बता रहे हैं। नहीं, अक्षर जो क्रोमोसोम बनाते हैं ना उसी में जीन होता है। ऐसा नहीं कुछ क्रोमोसोम जो कुछ डीएनए क्रोमोसोम बना रहे हैं, कुछ जीन बना रहे हैं। जो क्रोमोसोम बना रहे हैं ना वही वाले जीन भी क्या जा रहे हैं। सर जो आरएनए है वो डीएनए का ही एक स्ट्रैंड है या फिर वो कुछ अलग ही फॉर्म है डीएनए से? अलग अलग स्ट्रैंड है। ओके सर। आरएनए भी ये देखो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सर तो वो जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो डीएनए का स्ट्रैंड है या फिर वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो डीएनए खुद से बनाया है? नहीं, डीएनए ने दूसरा स्ट्रैंड बनाया है जिसको आरएनए कह रहे हैं, अलग स्ट्रैंड बनाया है। ओके सर। हाँ साकेत, बिल्कुल डीएनए के स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स बोला जाता है क्योंकि डबल स्ट्रैंड है ना, एक लैडर जैसा है। वहीं आरएनए देखो सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए भी डबल स्ट्रैंड होता है। हाँ अच्छा, बता देंगे, बस 5 मिनट रुक जाइए, बता दे रहे। सीटीडीएनए साइटोप्लाज्मिक डीएनए आशु कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक डीएनए न्यूक्लियस को छोड़ के, तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। तो वो वाले जो डीएनए होते हैं ना उनको सीटीडीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। हो गया, बन गया ये? ओके, सो देखिए अब हमको थोड़ा सेल डिवीजन देखना है। यहाँ तक हम लोगों का हो गया। टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ही बचा हुआ है, टाइप माइटोसिस और मियोसिस को देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सेल डिवीजन होता है क्यों होता है ये थोड़ा देख लेंगे। एंड अगले क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग डाउट्स को क्लियर कर लेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली क्विज करेंगे। ठीक है, कहूँ पे एक चीज देख लीजिए, समझिएगा इस चीज को।
एक टॉपिक है सेल डिवीजन, टाइप अगले क्लास में पढ़ेंगे, बस टॉपिक पढ़ ले रहे थोड़ा सा, 5 मिनट लगेगा। सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं भाई, सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन होता क्यों है, व्हाई सेल डिवाइड्स। मान लो एक सेल हम बोल रहे हैं ये वाला, न्यूट्रिशन लिया, खाया पिया, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ये डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड क्यों करता है, तो अपने फंक्शन को स्टोर करने के लिए, मतलब क्योंकि अब सेल बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस अगर डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस अगर डिवाइड नहीं करेगा तो अपने जितने भी फंक्शंस है उतने बड़े सेल के वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो एक रेशियो होता है जिसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं हम लोग, उसी को स्टेबलाइज करने के लिए वो डिवाइड करता है। हम कह सकते हैं ये सेल है, ये ग्रोथ हो गया, इसका ग्रोथ है। तो क्वेश्चन है सेल डिवीजन होता क्या है और क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं सेल डिवाइड्स सर अमीबा का भी ऐसा ही केस है ना? हाँ, अमीबा का भी यही केस है। टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अब ये तो हम लिख लिए, समझ में हमको कुछ आया नहीं कि भाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता क्या है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मान लो हम बोल रहे हैं इस सेल के अंदर जो है वॉल्यूम ऑफ सेल, समझना वॉल्यूम ऑफ सेल, मान लो हम वॉल्यूम ऑफ सेल बोल दे रहे हैं कितना है भाई, कुछ भी यूनिट में रखते हैं, ठीक है, मान लो 20 यूनिट है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है भाई, 5 यूनिट मान लो। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का वॉल्यूम में से न्यूक्लियस हटा देंगे, साइटोप्लाज्म बचेगा, तो 15 यूनिट हो गया। तो देखो यहाँ पे कि इसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स ये क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इस चीज को समझना तुम, यहाँ पे ये जो यूनिट हम सारा लिए वो इस सेल का लिए है। अब मान वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है भाई, 5 यूनिट, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कितना है 15, तो कितना हो गया 1/3 हो गया ना, ये क्या हो गया कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हो गया। लेकिन मान लो ये साइट न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है, सेल का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ के कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया। तो 30 हो गया तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है। तो क्या होगा कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना हो गया 5/25 हो गया, मतलब 1/5। डिनोमिनेटर बढ़ा है तो क्या हुआ, ये क्या हो गया डिक्रीज किया, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है अगर क्या होता है सेल का साइज बड़ा हो जाता है, तो इसी चीज को रीस्टोर वो कर रहा है। सर ये वाला नहीं समझ पाया सर, जो अभी समझा। देखिए हम कहे कि मान लो सेल जो है हमारा वो इतना बड़ा था, ग्रोथ हुआ, तो क्वेश्चन पूछता है कि सेल डिवाइड करता क्यों है। तो मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अब ये रेशियो को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बाई साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, यही होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब नीचे वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, मान लो कि पहले कितना था भाई 5 यूनिट था, सेल का वॉल्यूम कितना था 20 यूनिट था, तो कितना डिफरेंस था 15 यूनिट। तो इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना हो गया 5 न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम 1/3 हो गया। लेकिन जब सेल बड़ा हो गया तो इसका 20 यूनिट से 30 यूनिट हो गया वॉल्यूम सेल का,
तो साइटोप्लाज्म का भी 15 से 25 हो गया, फिर घटाएंगे तो 25 बचेगा। तो अब इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना हो गया 1/5। तो 1/3 बड़ा है कि 1/5? तो 1/3। मतलब हम कह रहे हैं कि पहले की तुलना में इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो गया है, घट गया है। तो जब डिवाइड करेगा तो यही क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस उतना ही रहेगा। फिर दो न्यूक्लियस हो जाएगा ना, तो रीस्टोर कर जाएगा। अभी एक ही न्यूक्लियस है ना, डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है V न्यूक्लियस। ये V है, न्यूक्लियस है, बाई B साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। अक्षर आपका जो क्वेश्चन था मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए इसको, मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। Deployed and applied number of chromosomes. नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन में बताएंगे। Okay, sir. सर पेरोक्सीजोम्स क्या होता है? क्या चीज? सर पेरोक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम एक तरह का माइक्रोबॉडी है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ना है। सर यहाँ पे सेल डिवीजन के नीचे जो लिखा है सेल डिवाइड्स टू रिस्टोर द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, इसमें रिस्टोर का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। नो सर, रिस्टोर का मतलब? रीस्टोर मतलब बैलेंस करना, रीस्टोर, वापस रीस्टोर कर लिए उसी रेशियो को। सर रीस्टोर तो डिलीटेड चीज को करते हैं ना, तो उसको डिलीट नहीं, वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ना रीस्टोर कर रहे हैं। रीस्टोर मतलब पहले से वो था, फिर से उसको रीस्टोर किए। तो पहले से रेशियो था, वो खराब हो गया, फिर से वही रेशियो एस्टेब्लिश किए। कैसे भाई? सेल को डिवाइड करके। हाँ देखिए, तो अक्षर आपने पूछा, देखिए हमने 3 कंपार्टमेंट बनाए थे, समझिएगा इस चीज को, ABC, तीनों में ही सेल्स थे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, A वाले में ना बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर हाइपरटोनिक है अंदर की तुलना में, मतलब अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस केस में बाहर हाइपरटोनिक मतलब बाहर सॉल्ट ज्यादा होगा। सॉल्ट ज्यादा मतलब पानी कम, वाटर लेस। तो वाटर क्या होगा? सर लेकिन इसमें लिखा है if the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. हाँ ये मैंने लिखवाया है। नो सर, बुक में लिखा है hypotonic solution। और मैंने, एक मिनट, आप दोनों जो है ना दोनों को पढ़िएगा फिर से। हेलो, यस सर। दो चीजें, अगर वो सेल, हाँ देखिए समझिएगा इस चीज को, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं सेल के बारे में बोल रहा हूँ, बुक में अगर दिया होगा तो वो मीडियम के बारे में बोला होगा, तभी आपको लगा होगा कि दोनों हम उल्टा पढ़ाए हैं, ठीक है। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं सेल को अगर कंसीडर करेंगे तो सेल हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो बाहर सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। यस सर, मीडियम के बारे में बताया। हाँ, तो समझना इस चीज को, तुमको कंफ्यूजन ये हुआ होगा, अगर हम सेल के बारे में बोले होंगे ना तो हाइपरटोनिक बोले होंगे, तब तुम समझोगे कि हाँ ये सर मीडियम के बारे में बोले हैं, वहां कंफ्यूजन हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेना, समझे इस चीज को? यस सर। हाँ, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ना, हम मीडियम के बजाय हम अगर सेल कर देंगे तो वो हाइपो से हाइपर बोलने लगेंगे उसको।
क्योंकि उस केस में हाइपर हो जाएगा। Okay, sir. Thank you, sir. हो गया, चलिए तब एंड कर रहे हैं। लीवर लीव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल लीवर कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। व्हाट इज टारगेट इन मैच्योर वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी? टारगेट मैच्योर वेसिकल्स कह सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। मान लो कि अंदर दूसरे ऑर्गेनल तक उसको जाना होगा या सेल से बाहर कोई सिक्रीशन करना होगा। जितना भी तरह का ग्लैंड होता है सब गोल्जी बॉडी से ही वो हार्मोन वगैरह एंजाइम वगैरह सिक्रीट होते हैं। सर एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस कहते हैं सेल के अंदर खाना, मतलब सेल इनगल्फ कर लिया, इस चीज को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और फैगोसाइटोसिस और फोटोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब एंडोसाइटोसिस किया ना, सेल के अंदर खाना खाए, अब ये खाना सॉलिड फॉर्म में तो फैगोसाइटोसिस कहेंगे, लिक्विड फॉर्म में तो पिनोसाइटोसिस कहेंगे। सर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मतलब? देखिए अब हम बताते थे सेल डिवीजन पढ़ाएंगे ना, तो एक्चुअली दो सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको डिप्लॉयड कहते हैं। जैसे सिंगल सेट हमारा ना 23 होता है, तो हर सेल में ना दो सेट रहता है क्रोमोसोम का, एक ऐसे दो सेट रहते हैं, तो उसको डिप्लॉयड क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 46 क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में, लेकिन वहीं पे जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं स्पर्म एंड ओवा, उसमें 23 हैप्लॉयड नंबर होता है। हो गया क्या? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर हम लोग डिप्लॉयड सेल बनाए हैं, जो क्रोमोसोम बनाए थे। हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं ना नॉर्मल, वो डिप्लॉयड ही पढ़ते हैं। हैप्लॉयड सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में पढ़ते हैं, उसी में मियोसिस होता है, बाकी हर सेल में माइटोसिस होता है। ओके सर क्रोमोसोम का साइज? क्या पूछिए, नहीं सुनाई दिया। क्रोमोसोम का साइज कितना होता है? साइज क्रोमोसोम का हम कह सकते हैं वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत छोटा होता है, हाइट में वेरिएबल होता है। मतलब कि हमारे भी जो 23 क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है, अलग अलग साइज के पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइज का पाया जाता है, लेकिन माइक्रोमीटर्स में ही साइज होता है। ओके सर। चलिए एंड कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी को तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 4:30 से आपका क्लास भी है। सर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का सर जो आप डिफरेंस लिखवाए थे सर, लास्ट पॉइंट उसका छूट गया था, और सर वो नोट्स में हम लोग के अभी अवेलेबल नहीं है। कौन सा? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सर, उसका लास्ट पॉइंट छूट गया था दोनों का। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ नोट्स को, नहीं तो अगले क्लास में नोट करवा दूंगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे हम कि क्या लिख पाए हैं, उसके बाद। यस सर लेक्चर 4 नहीं प्रोवाइड हुआ है सर, तो लेक्चर 4 का? यस सर। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग। चलिए बाय।